सो डियर स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स में अपन अलग तरीके से पढ़ते हैं। रे को कलेक्टिवली समझा रहा हूँ मैं आपको, माइक्रोस्कोप पढ़ा है, टेलीस्कोप पढ़ा है, लेकिन ये आपकी एक्चुअल स्टडी है। हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स और इसके अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, रिजॉल्व कितना कर पाएगा वो, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, या सिंपली फॉर्म में बोलूँ तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। आप लोगों को दो बातें कराई जाएंगी आज बच्चों। एक हो जाएगा टेलीस्कोप, ज्यादातर ये आता है, और दूसरा हो जाएगा बच्चों लोग माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन दोनों का मेन एक काम क्या होता है, टू फॉर्म अ फाइनल इमेज, टू फॉर्म अ फाइनल इमेज, है ना। द बेस्ट थिंग टू स्टडी इज, हम जब जूनियर क्लासेस में थे ना बच्चों, तो आप लोगों को लेंस पढ़ाए जाते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस, और ये बोल देंगे सब टीचर्स लोग कि अगर कोई पैरेलल रे आएगा तो वो फोकस से निकल जाएगा, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो बच्चों ये बेसिकली रे ऑप्टिक्स से, और ये एक तरह का अप्रोक्सीमेशन होता है, ये आप ध्यान रखें। एंड नो नीड टू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स टुडे। हम आज क्या पढ़ रहे होंगे, हम अब इमेजिन कर रहे होंगे कि हमारे पास मान लो ये कोई ह्यूमन आई है। ठीक, ह्यूमन आई में आप सब ने देखा होगा बच्चों कि 9 10 में अपन को पढ़ाते हैं, एक लेंस वगैरह होता है ना, हमारे आई का लेंस जो भगवान जी ने दिया है अपन लोगों को, और बैक साइड में यहाँ पे रेटिना होता है। क्लियर बच्चों? तो जैसे ही हमारे आईज में, है ना, लाइट रे को दूसरी साइड ट्रांस एब्जॉर्ब करने का और रिफ्रैक्ट करने का कैपेसिटी होता है बच्चों। तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं बच्चों, अपने एनालिसिस को ना वेव ऑप्टिक्स की तरह स्टडी करना। देखो क्या करना होता है, ये आपका ह्यूमन आई है तो आई का लेंस समझ लो। हर ह्यूमन आई का जो सेंटर पार्ट होता है ना बच्चों, उसमें वो प्यूपिल, कॉर्निया, ये सारे पार्ट पे एक सेंटर का रीजन भी और होता है जहां से लाइट एक्चुअल में एंटर करती है। तो इसको ऐसे बताऊंगा मैं आप लोगों को कि ये लाइट मान लो इंसिडेंट कर रही है, तो ये लाइट के वेव फ्रंट कहलाएंगे, लाइट विल बी प्लेनर इन नेचर। तो यहाँ हो गया लैम्डा। सब लोगों की आईज का जो जो अपना जो प्यूपिल का जो रीजन होता है ना बच्चों, बढ़ता कम होता रहता है, लेकिन आई का जो जो ब्लैक कलर वाला रीजन होता है ना बच्चों, उसको अपन बोलेंगे लेंस की तरह, उसको डी नाम दे देना। हालांकि जो इफेक्टिव रीजन है वो सेंटर पे ही होता है, लेकिन अपन पूरे रीजन को डी नाम देते हैं यहाँ पे। यहाँ तक का क्लियर है? लेट से यू आर ऑब्जर्विंग अ पेन, हम आप कोई पेन को ऑब्जर्व कर रहे हो, और पेन कैसा दिखाई देगा बच्चों आप लोगों को, पेन की जो इमेज बनेगी वो आपको रेटिना पे मिल रही होगी, इस तरह से इन्वर्ट करके मिलती है ऐसी कुछ इमेज। तो मान लो आपको पेन की इमेज मिल रही है। हाउ डू दीज थिंग्स टेकिंग प्लेस? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है। व्हाट आई विल बी टीचिंग यू टुडे इज, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक ऑब्जेक्ट का इमेज देख रहे होंगे, ठीक है। इमेज में ये इंसिडेंट वेव फ्रंट कहलाएगा। देखो, इंसिडेंट वेव फ्रंट विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा एंड डी, आपको यहाँ पे बच्चों एक एंगुलर फॉर्म में ना इमेज मिलती है, और ये रहा आपका एंगुलर फॉर्म। सब लोगों का रेटिना होता है इस तरह से, उस पर एंगुलर फॉर्म में इमेज मिल रही होती है। और ये जो एंगुलर फॉर्म होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं एंगुलर, ठीक है, एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट, एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट। बाकी सब भूल जाओ रे ऑप्टिक्स का, इतना ध्यान रखो कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, एंगुलर रिजॉल्विंग लिमिट। एक क्राइटेरिया फॉलो होता है बच्चों पूरे आज के चैप्टर में, मतलब मैं टेलीस्कोप पढ़ा रहा हूँ या माइक्रोस्कोप पढ़ा रहा हूँ, उसको लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है। इस क्राइटेरिया को बोलते हैं, 1 मार्क का बोर्ड पेपर क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं बच्चों रेले क्राइटेरिया, RAYLEIGH, ये हो जाएगा रेले क्राइटेरिया। इन्होंने क्या किया था, ये बताया था कि डिपेंड करेगा कि आपका जो लेंस है उसका साइज कितना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फोकल लेंथ, पावर एंड द नेचर, मैं बोल रहा हूँ इसका अपर्चर कितना है। तो अपर्चर का मतलब हो जाता है बच्चे लोग, इसका जो डायमीटर है ना उसको बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ D इक्वल्स टू, बोलो, D इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ लेंस। डायमीटर से ही बच्चों पूरा एरिया निकल आएगा इसका, जहां पे लाइट गिरनी चाहिए, तो वो हो जाएगा अपर्चर। उस लेंस का सेंटर पे एक रीजन होता है जो अलाउ करेगा बच्चों लाइट को, है ना। और इंसिडेंट लाइट जब फॉल कर रही होंगी इसके ऊपर, तो कुछ ऐसे फॉल कर रही होंगी। आप क्या पढ़ते हो बच्चों, लैम्डा पढ़ते हो। कितने बच्चों को ये स्लिट की तरह दिखाई दे रहा है, छोटी सी ओपनिंग है वहां पे। एंड व्हेन यू ऑब्जर्व योर आंसर, आपको बिल्कुल बच्चों डिफ्रैक्शन की तरह दिखाई देगा आंसर। सेंटर पे एक ज्यादा बड़ी फ्रिंज मिलेगी, देखो इधर बिल्कुल डिफ्रैक्शन हो रहा है। रियल लाइफ में लाइट भी ऐसी करती है। लेट मी ड्रॉ इट।
ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, जो दोनों एंड पे फर्स्ट फर्स्ट मिनिमा जहां पर मिल रहा है ना बच्चों, ये वाला मिनिमा, इस मिनिमा को अगर एंगल बना के बतलाया जाएगा इस तरह से, तो इस एंगल को बतलाया था किसने? रेले ने। दिस एंगल इज प्रपोर्शनल टू लैम्डा डिवाइड बाय डी, और दिस एंगल होता है बच्चों 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय बड़ा वाला डी। कोई मत होना यहाँ पर कंफ्यूज। एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे ना, तो उन लोगों ने डी की जगह पे पता है क्या लेके रखा है? वहां पर उन लोगों ने अपर हाफ में इसको ए माना है, और नीचे वाले हाफ में वापस से ए माना है। तो उन लोगों के जो फॉर्मूला आता है बच्चों, वो ऐसा कुछ दिखाई देगा। 1.22 बोलो लैम्डा डिवाइड बाय डी की जगह पर क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर जी 2a आएगा। इतना क्लियर हुआ क्या? हाँ ना, बोलो एक बार। अब बच्चों अगर इस 2 को ऊपर कैंसिल मार दूंगा मैं, तो 2 से पता है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.61। तो कई बुक्स में ना बच्चे बड़े होते हैं कंफ्यूज, लेकिन उनको सोचना नहीं, ऐसा कंफ्यूजन की बात ही नहीं आती भाई। 0.61 लैम्डा डिवाइड बाय ए कर सकते हैं। ए होता है हाफ अपर्चर, है ना। मैं आपसे हमेशा एडवाइस दूंगा कि आप ये वाला याद करो। न्यूमरस एमसीक्यूज और बहुत सारी जगह बच्चों ऐसे ही लग जाएगा ये। अब इसके पीछे की मैथमेटिक्स में नहीं कूद जाना है, बस ये समझो कि हमारी जो आईज होती हैं या कोई भी लेंस होता है दुनिया का, या लैब में जाओगे, टेलीस्कोप यूज करोगे, डीएसएलआर कैमरा चलाओगे, कुछ भी चलाओगे, तो उस पर सेंटर पे एक ओपनिंग होती है। इवन मोबाइल फोन कैमरे को पलट के देख लेना आपने, वहां पे लाइट एंटर करने का एक रीजन होता है। वो लोग ये वाला हल्ला नहीं करते 10th क्लास वाला, कि लाइट आएगी बिल्कुल शक्तिमान की तरह और वहां से वो फोकस पे जाएगी एंड देन सारे एवेंजर्स की मूवी बनने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। ये रे ऑप्टिक्स अप्रोक्सीमेशन के लिए होता है बस। रियल लाइफ में क्या होता है? वेन एवर लाइट इज पास थ्रू अवर आईज, उसका एक शार्प इमेज बनता है, और कोने कोने में उसके थोड़े अलग अलग इमेज के लोब्स बन रहे होते हैं। तो जहां पे पहला पहला मिनिमा आ जाए बच्चों, ध्यान रखें, जहां पर क्या आ जाए? फर्स्ट फर्स्ट मिनिमा आ जाए, वहां तक मैं अपने आप को इमेज बुलाऊंगा। ये हो जाएगा बच्चों पहला मिनिमा। ठीक, इसी को बोलते हैं अपन सेंट्रल फ्रिंज, उसी से हमको मतलब होता है। सेंट्रल मैक्सिमा बोल लो इसको, लो भाई। ठीक है, कोई और बुक स्टडी करते हो तो सेंट्रल मैक्सिमा ना लिख करके सामने वाले लोग आपको सर्कुलर इमेज देना शुरू कर देंगे। वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे बच्चों। सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ पे नाम इसका ऐसे लिख देते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। आई सजेस्ट यू टू स्टडी दिस। कई बुक पे अपन ऐसा कर सकते हैं, कई बुक बोल रहा हूँ, कई जगह पे ऐसा मिलेगा। सेंट्रल मैक्सिमा के साइज का बच्चों एक सर्कुलर रीजन मिलेगा आपको। देखो ये दोनों के दोनों पॉइंट मैच कर रहे हैं, इसका फर्स्ट मिनिमा इसका टॉप पे जा रहा है और ये बॉटम पे जा रहा है। तो इस चीज का जो डायमीटर रहेगा ना बच्चों, इस इमेज का जो डायमीटर रहेगा, एंगुलर डायमीटर, वो कितना रहेगा बोलो 12th के बच्चों? 1.22, अरे कितना होगा? 1.22 लैम्डा बाय डी हो जाएगा। ठीक है, और सुनो, इसके ऊपर एक और उन्होंने सर्कल बना रखी होगी इस तरह से, और उसको ये लोग बोलेंगे जहां इनके मिनिमा खत्म हो रहे हैं ना ये वाले, उसके पास लेके जाते हैं। ऐसा ऐसा बना रहेगा बुक के अंदर आपको। सो बॉदर अबाउट यू शुड ओनली बॉदर अबाउट, है ना, ऐसा बना रहेगा बच्चों। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू फर्स्ट। सबको सेंट्रल मैक्सिमा दिख रहा है? तो बोलोगे जी सर, ये रहा हमारा मैक्सिमा। थोड़ा गैप होगा और, है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों? बोलोगे सर जी मिनिमा। फिर ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट मैक्सिमा। इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, तो राइट साइड का सर्कल भी ध्यान मत दो, बस आप अगर वेव फॉर्म पढ़ा है तो ये पढ़ लो। मैंने आपको इतना बताया बस अभी बच्चों, एंगुलर लिमिट पढ़ाई है मैंने आपको, एंगुलर लिमिट। अब तक के लेक्चर में इतना बोला है मैंने, थीटा डिपेंड करेगा लैम्डा बाय डी पे। लैम्डा बाय डी क्यों बोल रहा हूं? आपको याद होगा जब मैंने डे 1 पे लेक्चर शुरू किया था तो बताया था वेव ऑप्टिक्स लगने के लिए ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अब 1.22 ये रेले ने इंट्रोड्यूस करा है, इसके बारे में कोई पीछे की जानकारी नहीं है, आपको भी ऐसे याद कर लेना है। थीटा इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा बाय डी, इतना याद रहेगा बच्चे लोग? ट्रस्ट कर सकता हूं तुम लोगों पे, इतना याद रहेगा सबको? ओके, तो थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय 1.22 लैम्डा बाय डी लिख सकता है
बच्चा या तो चाहे तो वो लास्ट वाला आंसर भी लिख सकता है, ये वाला आंसर बच्चों, इसको बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं क्लास 11th में। 11th क्लास में बच्चों आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इस तरह से दैट अगर इसका नाम थीटा है और सामने वाले का नाम आर्क है और इसका नाम रेडियस है ना, आर्क लेंथ एल, तो कुछ याद आ रहा है? थीटा बराबर एल बाय आर हुआ करता था कभी पुराने जमाने में, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो वहां से आर्क कितना आ जाएगा? तो बोलोगे सर थीटा टाइम्स आर करके आर्क आ जाता है ना। ये 11th क्लास की बातें याद है बच्चों, बॉक्स में जो बनी है लेफ्ट साइड में? तो बोलोगे सर बिल्कुल याद है, अच्छे से याद है। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये तो मेमोरी में होगा ना हमारे की, ये भी नहीं है। सो नाउ आपको दो बातें इस पेज से कॉपी करके लेकर जानी है। सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहली बात कि थीटा तो होता ही है 1.22 लैम्डा बाय डी। रिपीट कर देता हूं बच्चों, थीटा का मतलब होता है 1.22 लैम्डा बाय डी। ठीक है, 1.22 लैम्डा बाय डी। अब मैं आपसे इतनी बात चाहता हूं कि ये अज्यूम करके चलिए कि ये कोई लेंस है। अगर लेंस पे पैरेलल या प्लेन वेव इंटर करती है, प्लेनर वेव एंटर करती है, तो पक्की बात है बच्चों कि जो स्क्रीन होगी आपकी वो फोकस पे बनी होगी। स्क्रीन कहां पर होगी बच्चों? फोकस पे। जैसे हमारी आईज के लिए ये हमारा कॉर्निया और प्यूपिल वाला रीजन हो जाएगा और स्क्रीन की जगह पे रेटिना हो जाएगा, ऐसे लिंक कर लो। तो ये डिस्टेंस कितना हो रहा है बच्चों? एफ हो रहा है। और मैंने आपको 11th क्लास से इसको लिंक भी करके दे दिया है। कैसे लिंक करा है कि भैया अगर लीनियर आर्क चाहिए तो उसका मतलब क्या होता है बोलो? 12th के बच्चों, एल का मतलब क्या होता है? अरे एल का मतलब क्या होता है भाई? थीटा इंटू, हाँ, तो यहां देखो सेंट्रल फ्रिंज दिख रही है सबको, तो बोलोगे हाँ सर। उसके कंपेयर में सर्कल दिख रहा है तो बोलोगे हाँ सर। उसके सर्कल का अगर रेडियस का नाम मैं ले लूं आर नॉट, क्या ले लूं बच्चों? आर नॉट, तो यहां तक भी कितना हो जाएगा? बोलोगे आर नॉट। तो इसका जो डायमीटर आएगा ना बच्चों, वो आएगा आपका 2r0। सबको पता है ना डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो बोलोगे हाँ सर मालूम है इतना। तो मैं लिखता हूं r0 इज द रेडियस ऑफ सेंट्रल, एग्जाम में इतना ही लिख दोगे काम हो जाएगा अपना, ये दो लाइन लिख के यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा। मुझे बताओ 2r0 इक्वल्स टू कितना लिखना चाहिए सर को? जल्दी करो भाई। 2r0 बराबर कितना लिखना चाहिए सर को? चलो r0 ही बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। r0 बराबर कितना हो जाएगा? थीटा इंटू डिस्टेंस हो जाएगा ना बच्चों। कितना हो जाएगा? थीटा इंटू डिस्टेंस। थीटा कितना है जल्दी बताओ बच्चों, थीटा कितना आया? बिल्कुल सही, 1.22 लैम्डा बाय डी इंटू वो डिस्टेंस का टर्म पता है कितना लिखना चाहिए मुझे? डिस्टेंस का टर्म लिखना चाहिए मुझे फोकस, एफ का टर्म लिखना चाहिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एफ। तो यहाँ आप भी एफ लिख लेना, ये हो गया तुम्हारा r0 का। ठीक है, ये भी बुक्स में लिखा होगा बच्चों, और राइट साइड वाला भी लिख देता हूं मैं। r0 का एक और फॉर्मूला होता है, डी को 2a कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 0.61 लैम्डा बाय स्मॉल ए इंटू एफ। अब बोलोगे सर ए क्या है? तो ए मैंने बता रखा है आप लोगों को, यहाँ लिखा हुआ है ए। डी मतलब भी बता रखा है, तो चाहो तो डी से स्टडी कर लो, चाहो तो ए से कर लो, मैं दोनों में खुश हूँ भाई। ठीक है, हमें कोई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहां तक का क्लियर है? डी मतलब होता है डायमीटर ऑफ लेंस, ए मतलब होता है उसका हाफ पार्ट। ए मतलब एपर्चर मत बोल देना, एपर्चर मतलब ये पूरा एरिया होता है जहां से हम देखते हैं कभी किसी भी चीज को। तो ये तुम्हारा रेले का क्राइटेरिया है। अब मैं बताता हूँ आपको टेलीस्कोप कैसे काम करता है ना। पे अटेंशन, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा टेलीस्कोप कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं टेलीस्कोप के बारे में। आप सबने नोटिस करा होगा बच्चों, टेलीस्कोप कुछ इस तरह का होता है कि उसके एक एंड पे ज्यादा बड़ा लेंस लगा होता है। बाइनोकुलर्स देखे होंगे, टेलीस्कोप देखे होंगे, तो यहां से अपन इसको देखते हैं, राइट? आया ना। तो एक लेंस होता है बच्चों इसका ऑब्जेक्टिव वाला, उस ऑब्जेक्टिव लेंस पे जो वेव एंटर करती है वो कौन सी वेव होती है बोलो?
प्लेनर वेव। जब तक इस प्लेनर वेव की जो इमेज बन रही होगी ना बच्चों, वो अगर सही नहीं बन रही होगी तो सेकंड वाला जो आईपीस का लेंस है वो कुछ नहीं कर सकता। तो आपको केवल और केवल आज के लेक्चर में किसको पढ़ के जाना है, ऑब्जेक्टिव वाले लेंस को पढ़ के जाना है। ये डायग्राम बनाना नहीं है कॉपी के अंदर, टेलीस्कोप बनाएंगे और आप नेक्स्ट पेज से पढ़ना शुरू करेंगे। हम किसी भी टेलीस्कोप को लाइफ में देखें ना बच्चों, तो वो टेलीस्कोप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखो ये, इसको मैं 2 बार या 3 बार बतला देता हूँ। ये रहे आपके 3 केस में टेलीस्कोप, है ना, तीनों के तीनों केस में टेलीस्कोप हो गए। इन सब टेलीस्कोप के सेंटर से जो रेज होगी, ये इनका वो रीजन है बच्चों जहां से रेज ये डिफ्रेक्ट करते हैं। तो इनको एज अ स्लिट समझ लो। क्या समझ लो बच्चों? डिफ्रेक्शन पढ़कर आए हो ना सब लोग, नहीं पढ़कर आए? हेलो बच्चों, पढ़कर आए हैं तो ये तीनों के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्रीन हो जाएगा। और वही एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं कि अगर मान लो अपने जिस पेन से आप नोट बनाते हो, उस पेन को ले करके अपनी आंखों के बहुत नजदीक चले आओगे, तो वो एक पेन नहीं बच्चों, आपको 2-2 पेन दिखने लग जाएंगे। ऐसा करना मत, वरना सर दुखने लग जाएगा, है ना। बचपन में बहुत करते थे सब लोग। तो कहने का मतलब है, अगर प्रॉपर से रेजोल्यूशन नहीं करा पाया मैं, तो मेरे ऑब्जर्वेशन में कहीं प्रॉब्लम है। हमारे क्या है, ऑब्जर्वेशन में कहीं प्रॉब्लम है। तो मान लो टेलीस्कोप से अपन 2 स्टार्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये रहा आपका पहला स्टार बच्चों, और ये रहा आपका दूसरा स्टार। ठीक है। तो पहले स्टार से जो इमेज बन रही होगी वो सेंटर पॉइंट को पास करके यहाँ कहीं जा रही होगी, और सेकंड स्टार से जो इमेज बन रही होगी बच्चों, वो ऐसे कहीं पास होके जा रही होगी। जब जब कोई इमेज बनता है ना, मान लो ये पहला स्टार हो गया बच्चों, दूसरा स्टार हो गया। अब देखना, आप सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। 12th के बच्चों देखो अच्छे से, ये हो गया फर्स्ट स्टार, ये हो गया सेकंड स्टार। ठीक है। तो फर्स्ट स्टार का कुछ एक मैक्सिमम बच्चों, ये उसका कोई मैक्सिमा होगा ऐसा, और सेकंड स्टार का भी बच्चों कुछ एक मैक्सिमा होगा कुछ ऐसा। तो बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही है। तो बच्चों इन दोनों के मैक्सिमा ना ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो इसको अपन बोल देंगे नॉट रिजॉल्व। क्या ये, हमको वहां 2 स्टार नहीं दिखाई देंगे। हमको अलग अलग देखने के लिए ना एक मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। बच्चे लोग समझ आया इतना? हमको देखने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। ये थीटा कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेले? 1.22 लैम्डा बाय डी, या ऐसा लिख सकते हैं 0.61 लैम्डा बाय स्मॉल ए। किस किस को पता है ये बात, एक पेज पहले वाली? तो ध्यान देखो अच्छे से अब, है ना। तो यहां मैं लिख रहा हूं मिनिमम, है ना, कंडीशन। मिनिमम मत लिखो वर्ड बच्चों, यहां पे सिर्फ लिख लो कंडीशन फॉर रेजोल्यूशन। एक सेकेंड बेटा, कंडीशन फॉर रेजोल्यूशन। सबके पास स्केल वगैरह है अपने घर में जो लेकर आते हो, है ना। उस स्केल पे देखा करो, बहुत सारे माइनर से डिस्टेंस बने होते हैं, एमएम बता रहे होते हैं। उनको थोड़ा और कम करते जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो और कम हो जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा है कि वो दोनों ही उनको आपको एक ही दिखने लग जाएगा बच्चों। तो हमारी ह्यूमन आई जो भगवान ने हमको आय दे रखी है, उस पे ही बच्चों 10⁻⁻⁴ मीटर के बाद हमको ढंग से नहीं दिखाई। ये हमारी लिमिट हो गई है। तो वही लिमिट अपन को टेलीस्कोप की फाइंड करनी है। तो वो फाइंड करने का रेले का क्राइटेरिया है कि अगर कोई ढंग से देखनी है आपको, तो थीटा इतना होना चाहिए। तो बोलोगे उसको यहाँ कैसे अप्लाई करें, तो वो बतला रहा हूँ बच्चों। मान लो इन 2 स्टार्स की मैंने डिस्टेंस थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी। मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड स्टार है। अब ना ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टार का जो सेंट्रल मैक्सिमा आएगा वो हल्का सा दूर बनने लग जाएगा, हल्का सा बच्चों दूर बनने लग जाएगा ऐसे करके, है ना। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये स्लेट हो गया ना। हल्का सा बच्चों दूर बनने लग जाएगा, और ये वही आपका थीटा है जो मिनिमम केस में बतला रहा हूं मैं आपका। अब सुनना अच्छे से क्या कर रहा हूं मैं। इसके हिसाब से इनको सही सही पता है कब दिखाई देगा, इसके हिसाब से इन लोगों को सही सही कब दिखाई देगा। लेट मी, थोड़ा सा ज्यादा ही डिस्टेंस बन गया है बच्चों, लेट मी करेक्ट इट अ बिट। यहाँ कहीं मेरा एक स्टार होगा, हल्का सा दूर कर लिया इसको मैंने। अब ये कुछ ऐसा बना के देगा, है ना। ढंग से देखना, है ना। अगर पहले स्टार का जहां मिनिमा बने, कहां बने बच्चों, जहां मिनिमा बने,
ये देख रहे हो, फर्स्ट स्टार का मैक्सिमा तो ये रहेगा ना बच्चों, और मिनिमा कहाँ जाएगा, पहले स्टार का अगर मिनिमा दूसरे स्टार के मैक्सिमा पे अगर काउंटर कर जाए ऐसे करके, तो हमको वो दो अलग अलग इमेज मिलेंगे, यहाँ पे दो अलग अलग स्टार मिलेंगे। ये कहा है रेले ने, टू डिस्टिंक्ट इमेजेस। इसकी थ्योरी बोल देता हूं, इफ द मैक्सिमा ऑफ वन ऑब्जेक्ट coincide with minima of other, then it is properly resolved। क्या हो गया बच्चों, प्रॉपरली रिजॉल्व है। और इन दोनों के जो मैक्सिमा है ना, देखो ना, ये दोनों के जो मैक्सिमा बन रहे होंगे, देखो ना बच्चों, एक का मैक्सिमा एक के मिनिमा के ऊपर जा रहा है और इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा के ऊपर जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है आपकी, ये हो जाएगी बच्चों आपकी, इसका जो हाफ पार्ट आएगा उसको अपन कहते हैं आर नॉट। ये एक सर्कल है यहाँ पे अलग से, है ना, दो सर्कल अपने ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसी का जो हाफ पार्ट आता है बच्चों, वो पीछे पढ़वाया हुआ है आप लोगों को मैंने, कितना बतलाया हुआ है देखो, दिख रहा है क्या यहाँ पे, देखो आर नॉट का मतलब, बोलो बच्चों, 0.61 lambda by a times f stands for the focus or focal length of the objective, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। और जहां हमें इमेज मिलती है उस डिस्टेंस को बच्चों अपन लोग v कहते हैं। लगाओगे आप लोग v। यहां तक का क्लियर है बच्चों सबको? अब जिन बच्चों को पहले केस में डाउट है वो ये समझ लो कि पहले केस का जो ये मैक्सिमा दिख रहा है सबको, सेंटर वाला ये ब्लू से जो बना हुआ है, ये मैक्सिमा दूसरे वाले के ऊपर ओवरलैप कर गया, समझ लो दो दो इमेज आपस में ओवरलैप कर दी, तो आपको इमेज ब्लर नहीं दिखती है बच्चों, तो यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। आप इन दोनों को वन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लोगे, वन ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ टू। दो देखने हैं ना अगर, सुन लो बच्चों अच्छे सुन लो, दो अगर देखने हैं तो एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पे आ जाएगा, तो वो क्रिटिकली पास हो जाएगा। ये नहीं आ रहा, देखो ओवरलैप कर रहा है ये। फिर कहोगे सर ओवरलैप क्यों कर रहा है, क्योंकि जहां से इमेज आ रहे हैं मेरे पास बच्चों, वो उस जगह पे बहुत नजदीक रखे हुए हैं, इसलिए हर इंसान की एक लिमिट होती है कि दे कैन एबल टू डिस्टिंग्विश। आप अपने ह्यूमन आई से, खुद की आंखों से बच्चों स्केल को ऑब्जर्व कर लो ना, आप थोड़ा ध्यान लगा तो आपको वाले दिख रहे होते हैं। अगर मान लो से भी छोटे में, इससे भी छोटे माइक्रोमीटर के लाके बना दूंगा, तो क्या आप देख पाओगे? तो बोलोगे नहीं सर, हमको तो एक ही दिख रहा है वो। तो एवरीबडी हैज लिमिट, सर्टेन लिमिट्स, एंड दैट लिमिट वी आर इंटरेस्टेड टुडे टू फाइंड फॉर टेलीस्कोप। तो केवल एंगुलर लिमिट ही बतलाई जाती है। ये किसने बतलाई है बच्चों? रेले ने बताई है। रेले बोला कि कोई चीज को देखना है तो ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, 1.22 लैम्डा उस वेव का होता है, और डी किसका होता है बच्चों? हमारा इसका डायमीटर होता है, जिसको बुक्स में 0.61 लैम्डा बाय ए भी लिखा होगा, ए मतलब हाफ। ठीक है, अब बोलोगे सर ओवरलैप क्यों कर रहा है? भाई दो स्टार्स नजदीक रखे हैं, मैं इतनी अर्थ पे खड़े होकर स्टार्स कभी देखता हूं तो थोड़ी देर दूर रखे होंगे तभी मेरी आंखें दो स्टार बोल पाती हैं, बहुत पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी जो इमेज मेरे रेटिना पे बन रही है वो ओवरलैप कर जाएगी। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा बच्चों क्लियर कट। जो इमेज होंगे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो इमेज होंगे ओवरलैप करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश, रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। रिजॉल्व करने की बेस्ट कंडीशन होती है एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पर आ जाए। इसके ऊपर आएगा बच्चों तो मान लो दो स्टार बढ़िया से खेल कूद रहे हैं, तो एक का इमेज थोड़ा दूर बनेगा और दूसरे का इमेज थोड़ा और दूर बनेगा, तो इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, ये तो एक इमेज दूसरा इमेज बन ही रहा अपने आप। सेकेंड डायग्राम पे आप फोकस करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपको ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे, दैट इन ऑर्डर टू सी टू थिंग्स क्लियरली, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। If the maxima of one object coincide with minima of the other, then it is properly resolved। कोई दिक्कत?
दो स्टार्स को अपन देख रहे हैं, या दो दो आइडेंटिकल बाजार से पेन लेके आ जाऊं अपनी आंखों के सामने रख लूं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मुझे वो दो नहीं, मुझे वो एक दिखने लगेंगे, है ना। आप करना नहीं, हेडेक होने लग जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो वो जो एंगुलर डिस्टेंस होगा वो तो मुझे पता है 1.22 लैम्डा, ये लेंथ वाइज कितना आएगा इसको बोलते हैं बच्चों डी मिनिमम, और ये मुझे आपको फाइंड करके बताना है। कैसे फाइंड करूंगा मैं, तो बोलोगे सर बड़े आसान शब्दों में बता देते हैं, कोई चीज इन्फिनिटी से आती है तो कहां पर जाती है, तो बोलोगे सर फोकस पे जाती है। जाती है ना बच्चों, इतना तो मानते हो ना। अरे तो मान लो कोई लेंस है, तो मान लो बच्चों 11th क्लास का टीचर पढ़ा रहा है अपन को अभी, और ये कोई सर्कल का पार्ट है, आर्क है, और यहाँ आर्क आर्क है और ये रेडियस है, तो आर्क कितना हो जाता है, तो बोलोगे सर थीटा इंटू आर करना होता है। तो वही डायग्राम को यहाँ देखो ना, मुझे एक लीनियर डिस्टेंस चाहिए, इस डिस्टेंस का नाम हो जाएगा डी मिनिमम। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसपे दो स्टार्स रिजॉल्व हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूं देयर फोर मिनिमम, इसका डेरिवेशन में कोई इतना खास दम नहीं है, सारा आंसर एक्सप्लेनेशन में है, डायग्राम में है, और जो बहुत डिफिकल्ट जाता है। मिनिमम डिस्टेंस फॉर टेलीस्कोप, है ना, टू रिजॉल्व टू स्टार्स, दो स्टार्स को रिजॉल्व करने के लिए कितना चाहिए होगा, तो उसको बोलते हैं बच्चों टी मिनिमम, और इसको अपन टेक्निकल टर्म में बोलेंगे रिजॉल्विंग डिस्टेंस। बोलो रिजॉल्विंग डिस्टेंस। कोई दिक्कत? ये डिस्टेंस किस पैटर्न में आएगा बच्चों, ये आर्क के पैटर्न में आएगा, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, इसका मतलब हो जाएगा एफ टाइम्स थीटा। जैसे बचपन में कराया ना अपन ने थीटा इंटू आर, तो ये भी हो जाएगा थीटा इंटू एफ, और वही तो मैं लिखने जा रहा हूं, बस कुछ नहीं करना। थीटा में उस फोकल लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना, तो या तो बुक में ऐसा लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे 1.22 लैम्डा बाई डी, आपको रटा होगा बच्चों, बगल में एफ डाल देना। और नहीं अच्छा लग रहा तो एनसीईआरटी वाले बच्चों 0.61 कर लो, लैम्डा कर लो, और नीचे ना 2a आया था बेसिकली, तो 2 ने ऊपर वाले को 0.61 बना दिया, ठीक है। इंटू बच्चों एफ कर लो, ये दोनों ही आंसर मान्य होंगे अगर आपसे कभी कोई टीचर पूछता है व्हाट इज द रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ योर टेलीस्कोप, तो डी मिनिमम। फिर बोलोगे सर टॉपिक का नाम तो रिजॉल्विंग पावर है, क्या है, रिजॉल्विंग पावर। तो 9-10 में आपने पढ़ा है ना, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, पढ़ा है ना बच्चों, हाँ ना तो बोल सकते हो भाई। तो अगर पावर का फॉर्मूला अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा रखा है, इसका मतलब पता है क्या होता है, जो ऊपर का डिस्टेंस आया है ना, इसी का रेसिप्रोकल ले लेना अपन को। तो पावर ऑफ, सब्सक्रिप्ट में लिख देता हूं टेलीस्कोप, ये हो जाएगा 1/d मिनिमम। बच्चों उसको पलट के बोलना कितना आएगा, कैपिटल डी डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा इंटू एफ, या किसी और बुक की लैंग्वेज में ए डिवाइड बाय 0.61 लैम्डा इंटू, बोलो बच्चों एफ। आपने अगर यहां तक का भी कर दिया ना फुल मार्क्स। तो दिस इज हाउ अ टेलीस्कोप वर्क और अवर ह्यूमन आई वर्क और एनीथिंग विच इज विजुअलाइज फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस वर्क्स। कोई भी लेंस होगा ना बच्चों, उस लेंस का सेंटर पे एक रीजन होगा जहां से लाइट रे पास हो रहा होगा, और वो एज अ स्लिट एक्ट करेगा, और जहां इमेज बनता है बच्चों वो एज अ, बोलो, स्क्रीन रिएक्ट करेगा, और हमेशा ये डिफ्रैक्शन फॉलो करता है। तो ये मान लो ऐसा करके जाएगा। तो जहां पहले पहले मिनिमम मिले ना सर को, देखो ये पहले पहले मिनिमम मिले हैं, उस तक का एंगुलर डिस्टेंस देने वाले इंसान का नाम क्या है, 1.22 लैम्डा बाय डी जो दिया था हमको रेले ने। अब बोलूंगा डी कहाँ होता है, तो मैं बोलूंगा बच्चों डी ये होता है। लैम्डा कहाँ होता है, तो बोलूंगा जो वेव एंटर कर रही है उसका लैम्डा होता है। बात खत्म ना, इसमें इतना डिबेट करने जैसा कुछ नहीं है बच्चों, 2-3 बार टॉपिक रीड करना, आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीजें। अभी हाल फिलहाल क्लास में हमने डिस्टेंस निकाल लिया है, पावर निकाल लिया है, रेसिप्रोकल डिस्टेंस कौन से फॉर्मूले से निकाला है मैंने, वो 11th क्लास वाले फॉर्मूले से, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से। और ये क्या तामझाम पढ़ा रखा है, मेन एग्जाम में अगर टाइम कम रहे तो डायरेक्ट आप सेकेंड वाला डायग्राम बनाएंगे और ये बतलाएंगे कि दो स्टार्स हमको क्यों दिखते हैं, क्योंकि बच्चों क्योंकि उनका
मैक्सिमम मिनिमम आपस में क्या होता है, कोइंसाइड करता है। एक का मैक्सिमम दूसरे के मिनिमम पे कोइंसाइड करेगा तभी आपको कुछ दिखाई देगा, नहीं तो भूल जाओ। क्लियर? एक बार और मैं बता दूं, रिजॉल्विंग डिस्टेंस को हम लोग रिजॉल्विंग लिमिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? और रिजॉल्विंग लिमिट भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई सब्जेक्टिव फॉर्मूला आपसे पूछता है कि चलो लिखना डायग्राम बहुत हुआ, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, तो बोलोगे सर रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है 1 अपॉन रिजॉल्विंग लिमिट पावर इक्वल्स टू 1 अपॉन d minimum is valid when you study telescope। डी मिनिमम कहाँ से आ रहा है? बोलना सर वो बहुत ही पुराने फॉर्मूले से आ रहा है। थीटा कहाँ से आया? तो बोलना सर ये हमारे एक फ्रेंड देके गए हैं, उसका नाम है रेले। 1.22 लैम्डा बाय डी। डी क्या है वहां पे? डायामीटर ऑफ योर लेंस। या अगर ह्यूमन आई की बात करो तो हमारी आंखों का जो डायमीटर होगा, लेंस का डायमीटर होगा, आंखों का नहीं, उसकी बात हो रही है। एफ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। किसका? उसी लेंस का। लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चों? वेवलेंथ। परेशानी है तो बोलो, आगे बढ़ना है मुझे। अरे बच्चों, ओके। सो बच्चों क्विकली अपन लोग ना माइक्रोस्कोप को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत उसी की तरह दिखाई देता है, बस इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बच्चों। वेन एवर यू सी अ माइक्रोस्कोप में बच्चों आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा जो हमें नहीं दिखाई देता है, स्लाइड वाइड पे रखा रहता है ना? मान लो कोई बैक्टीरिया हो गया या कोई भी ऐसा परेशान करने वाला इंसान हो गया। अनियन की स्लाइस होती हैं। 11th-12th में जो पीसीएम लेते हैं, उन पीसीबी लेते हैं, उनको तो बहुत फेमिलियर सी बातें होंगी। स्लाइड के ऊपर कुछ भी पड़ा रहता है बच्चों, उसको देखना होता है। सो व्हाट दे डू ना बच्चे लोग, they bring a large objective lens, they bring a large objective lens like this। इतना बड़ा उनके पास एक लेंस होता है। इस लेंस पे सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, उसके सेंटर पॉइंट से इसको आगे तक बना देता हूँ बच्चों, ताकि हमारे लिए बेनिफिट रहे, है ना? ठीक है बच्चों। एंड व्हाट दे डू ना, उस लेंस के पास लेफ्ट साइड पे कहीं एक स्लाइड को रखते हैं वो लोग। ये स्लाइड पे ऑब्जेक्ट को रखा, मान लो जैसे एक प्लेट होगा, उस पर मैंने अमीबा या कोई बैक्टीरिया ला के रख दिया, है ना? तो ये रहा, उसको मुझे मैग्नीफाई करके देखना है। एंड यू ऑल नो अबाउट अ लेंस। लेंस कैसे काम करता है बच्चों? इसका सेंटर पे एक स्लिट टाइप का बन जाता है। बोलोगे जी सर बिल्कुल बन जाता है, हाँ ना बोलो? सो माइक्रोस्कोपिक इज नथिंग बट अ डिफ्रैक्शन स्टडी ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया, एक स्लिट हो गया बच्चों। जब ऑब्जेक्ट पे रह करके देखना, इधर है, ये रहा तुम लोगों का ऑब्जेक्ट, है ना? इस ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम अपर्चर वाली बात होगी ना, तो बोलोगे सर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है बच्चों? लाइट को एमिट करता है। तो ये किसी भी डायरेक्शन में लाइट एमिट कर सकता है ना? ये किसी भी डायरेक्शन में बच्चों लाइट को एमिट कर सकता है। समझ रहे हो? जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट आपके काम की है, वो इसके दोनों कॉर्नर्स तक बनेंगे ऐसे करके। और पता है जितना अच्छा लेंस का साइज होता है ना, उतना अच्छा आपको मैग्नीफाई दिखता है। ये आजकल के कैमरा वाले बच्चे जानते ही हैं, है ना? तो ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, वो एपर्चर के एंगल के फॉर्म में कहलाने लगता है। उस एंगल को यहाँ पे ना बीटा से देखा जाता है। किससे? बीटा से। समझना, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। और ये जो पूरा डिस्टेंस होता है, ये कितना कहलाता है? तो बोलोगे सर जी डी कहलाता है, हाँ ना? तो बोलो भाई, इतना क्लियर है? दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, यू आर ऑब्जर्विंग ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये रखा है आपको ऑब्जेक्ट बच्चों। इस ऑब्जेक्ट पे से सब डायरेक्शन में लाइट रे निकल सकती थी, बट मैं क्या करूंगा उनका बना के, जब मुझसे कोई आगे काम ही नहीं पड़ रहा, तो मैक्स टू मैक्स इतना जाएगा बच्चों। ये अपर्चर एंगल कहलाता है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को यहाँ तक का समझ में आया है, हाँ ना? बोल दो एक बार। अब ये, अब बच्चों ये डी दिख रहा होगा, लेकिन कई बुक्स में ना इस वाले साइज को ना ये लोग ए बोलते हैं। आई विल नॉट बी यूजिंग, तो आप हो गए कंफ्यूज, तो डी लिख देता हूं बच्चों में, और इसके आधे पार्ट को ना d/2 कर लेता हूं, क्योंकि अभी काम पड़ने वाला है इसका। ठीक है? ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहेगा? तो बोलोगे सर जी फोकस पे रखते हैं इसको, है ना? तभी तो फोकस हो पाता है वो। जो बच्चे लैब में जाते हैं उनको पता है कि फोकस पे रखेंगे तो हमको एनलार्ज होकर दिखने लगता है। याद है ये 10th क्लास वाली बातें?
अगर कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो वो क्या कर लेगा? मैग्नीफाइड वर्ड सुना है अपन ने 2 साल पहले। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस और नियर बाय फोकस, तो इमेज क्या बनेगा बच्चों? बोलोगे सर इन्फिनिटी बनता है वगैरह वगैरह, वहां से केवल मैग्नीफाइड वर्ड कॉपी करके लाओ। और यहां देखो, यू विल हैव वन स्क्रीन लाइक दिस। देखा बच्चों? इस स्क्रीन के, सुनना इधर सारे के सारे बच्चों, अच्छे से समझ लो, इस स्क्रीन पे इस तरह का एक सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा आप लोगों को उसी ऑब्जेक्ट का। ठीक, हमें कितने से मतलब होना चाहिए? किसको आइडिया है इस बात का? जहां पे दोनों साइड के क्या बन जाते हैं? बोलो, 12th क्लास। दोनों मैक्सिमा जहां बन जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उस डिस्टेंस को अपन सेंट्रल मैक्सिमा। बच्चों जब आप एनसीईआरटी या कोई और बुक पढ़ रहे होगे ना, तो सेंट्रल मैक्सिमा ना बना करके वो थोड़ा ब्लफ करेगा आपको वहां पे, एंड दे विल बी ड्रॉइंग वन सर्कल लाइक दिस। और ये सर्कल की जो हाइट हेल्थ होगी वो एग्जैक्टली बच्चों इसको मैच कर रही होगी। ये इसको मैच कर रहा होगा, इसको मैच कर रहा होगा। डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। इतना क्लियर हो गया क्या? हाँ ना तो बोलो भाई। अब अगर मैं इसका एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर इसका ऑब्जर्वेशन करने जाऊं बच्चों आप सबसे पूछ के, दोनों मिनिमम तक अगर देखूं बच्चों, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ये एंगल थीटा होता है, इमेज जहां बन रही है उसको वी कहते हैं। और थीटा किसने बताया अपन को? तो बोलोगे सर वो तो एक अच्छा इंसान बता कर गया है अपन को। कितना होता है वो? 1.22 लैम्डा बाय डी। हाँ ना बोलो भाई। 12th के बच्चों ये कौन बता कर गया है अपन को? रेले क्राइटेरिया। एंगुलर एंगुलर रेजोल्यूशन कितना होता है किसी भी कॉन्वेक्स लेंस से? 1.22 लैम्डा बाय डी। इज दिस क्लियर टू माय स्टूडेंट्स? देखो ये एंगुलर विजन है बच्चों, है ना। टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए रिस्पॉन्स करो तो आगे बढ़ के पढ़ाऊंगा अच्छे से। ये थीटा का टर्म है 1.22 लैम्डा बाय डी। मेरे पास रेले ये बोलकर गया है कि कभी ऐसा लेंस लेंस आ जाए तो यही इसी से काम चलना है आपका। ठीक है। डायमीटर होता है डी, उसका हाफ होता है डी/2। बीटा इज द एपर्चर एंगल, जितने पे आपको दिखाई दे रहा है। ओ इज योर ऑब्जेक्ट विच यू वुड लाइक टू मैग्नीफाई। और इसकी जो इमेज बन रही है बच्चों स्क्रीन पे यहाँ मिल रही है। माइक्रोस्कोप की कहानी में सुनाया जाए तो लेंस होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट रखा होता है, उस लेंस को आप मूव कर पाते हो और सडनली आपको इमेज ढंग की दिखने लग जाती है। तो वो जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो वी का कहलाता है। अब अगर मैं आपसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछूं कि ये पूरा डिफ्रैक्शन तो दिख रहा है, तो ये बगल बगल वाले काउंट करते तो बोलोगे नहीं सर, सेंट्रल मैक्सिमम को इमेज बोला जाता है। ये रहा इमेज। ठीक। अगर बगल में एक और ऑब्जेक्ट लाके खड़ा कर दूंगा, उसको देखना है आपको, तो इसका जहां मिनिमा आ रहा है उसका वहां मैक्सिमा आना चाहिए तो भी काम चल जाएगा। लेकिन वो सारी कहानी कॉम्प्लेक्स नहीं करना है क्वेश्चन को अपन को अपने। हमें तो केवल स्टिक रहना है कि एक ऑब्जेक्ट है और एक इमेज है। इतना क्लियर हुआ बच्चों? अब आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये जानते हैं कि इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना होता है, ये वाला डिस्टेंस। इसको कुछ क्लास पहले, कुछ क्लास बोल रहा हूं, एक क्लास पहले मैंने आपको डी मिनिमम नाम से पढ़ाया हुआ है। कितना होता है वो? 1.22 लैम्डा बाय डी। उसके अंदर बच्चों एफ का मल्टीप्लीकेशन रहता है। बोलो होता है नहीं होता? अरे भाई ये लिखा है, कहाँ गया? ये रहा 1.22 लैम्डा बाय डी, उस पे एफ का मल्टीप्लाई करके रखा है। तो अगर इतना सीख गए हो ना बच्चों, तो इसके बाद मैं आपको पूरा करा दूंगा, ये गारंटी है अपनी। यहां तक का समझ लो, माइक्रोस्कोप आया तो ऐसा डायग्राम बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हेलो। बढ़िया। कुछ थ्योरी लिखता हूं, उसको थोड़ा आप देख लेना, अच्छे से समझ ही जाओगे बातों को। यहां लिख रहा हूं, है ना, ध्यान से देखें सब लोग। एंगुलर एंगुलर रेजोल्यूशन, एंगुलर रेजोल्यूशन कितना आता है अकॉर्डिंग टू रेले? तो बोलोगे सर थीटा होता है वो तो 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय डी। राइट बच्चों? राइट और रॉन्ग? अब जब आप लैब में जाते हो ना, लैब में जाते हो तो एक बैक्टीरिया नहीं होता है बच्चों, उस स्लाइड के ऊपर ना हजारों बैक्टीरिया रखे होते हैं, है ना, ऐसे करके अलग अलग, और वो सब आपको देखने पड़ते हैं।
तो ये जो दो ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है, ये दो ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है वो यहाँ पर भी इमेजेस के फॉर्म में मिल रही होगी अपन को, तो वही यहाँ लिखना होता है द सेपरेशन बिटवीन, ध्यान देना थोड़ा लेंदी जा रहा हूं इसको लेकर, है ना, द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स is comparable to wavelength, और तब यहां पर क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, डिफ्रैक्शन होगा। तो मैं लिखता हूं साइज ऑफ द इमेज, है ना, टोटल साइज ऑफ द, बोलो बच्चे लोग इमेज कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर पढ़ना क्या है, v इंटू थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे v लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा, बोलो थीटा कितना होता है 1.22 लैम्डा बाय डी, और उसमें ना एक v टर्म का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये अपना एक पार्ट आ गया बच्चों, साइज ऑफ इमेज बन गया मेरा, इमेज का क्या साइज रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब बोलोगे सर आपने तो डी म्यू लिख के रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, तो ये तो एक पार्टिकल का होगा ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर कई सारे पार्टिकल होंगे बच्चों तो उसके कई सारे ऐसे वेव फॉर्म ऐसे बन रहे होंगे, तो वो टोटल जो आंसर आएगा वो v इंटू थीटा आता है। इसी से आगे लेकर जा रहा हूं मैं, ध्यान देना, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे अभी अपन लोग, है ना। ठीक है बच्चों, यहां लिखा है फॉर टू ऑब्जेक्ट्स, ध्यान देना एग्जाम में इसको याद करना रहेगा, फॉर टू ऑब्जेक्ट्स whose image closer than the distance, this distance will not be resolved, closer than the d minimum will not be resolved। आपको क्या लगता है बच्चों की माइक्रोस्कोप सब कुछ विजिबल करा देगा? उसके पास भी खुद की एक लिमिट होगी बच्चों, और वो जो लिमिट होती है उसे कहते हैं अपन डी मिनिमम, जो यहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है आप लोगों को। देखो ना बच्चों, ये दो स्टार्स हैं, दोनों स्टार इतने नजदीक रखे कि इनके जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये ओवरलैप कर गए, तो लिखा है ना यहाँ पे नॉट रिजॉल्व। वही सेंटेंस वहां मैंने अच्छे से लिख कर दिया, बिकॉज माइक्रोस्कोप ज्यादा पूछा गया है बच्चों, इसलिए मैं लिख रहा हूँ पूरा प्रॉपरली, विल नॉट बी रिजॉल्व। तो ऐसे केस में हम कैसे बचाएंगे अपने आप को, तो लिख लो यहाँ पे जो डी मिनिमम आएगा वो कैसे लिखोगे आप लोग, वो हो जाएगा बच्चों 1.22 लैम्डा बाय डी इंटू वी, तो आपने लिख के रखा है ऑलरेडी, देखो लिख के रखा है बच्चों यहाँ पे, हाँ ना, तो बोलो। इस पूरे को बच्चों, इस पूरे को आपको डिवाइड मार देना है, किससे, स्मॉल एम से। स्मॉल एम इज नथिंग बट द मैग्निफिकेशन, क्या है ये, मैग्निफिकेशन ऑफ योर लेंस। और लेंस में कितना होता है मैग्निफिकेशन, जरा जाके बताना मुझे, रे ऑप्टिक्स में ये होता है बच्चों v बाय यू, और डायग्राम चेक करोगे तो इमेज कहां बन रही है, बोलो v पे, ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है, f पे, तो यहां पे एक चेंज करना पड़ता है, ये हो जाता है m इक्वल्स टू v डिवाइड बाय f हो जाता है। बोलो कितना हो जाता है 12th के बच्चों, v बाय एफ, तो यहाँ पे हल्ला नहीं करना है, यहाँ ऐसे लिखना है 1.22 लैम्डा बाय डी लिखा है बच्चों, और v लिखा है, और मल्टीप्लाई करके ना 1 बाय एम लिखा हुआ था, तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, ये 1.22 लैम्डा बाय डी, v लिखा है, m की जगह ये लिखना है मुझे उल्टा करके, तो क्या हो जाएगा, ये v यहाँ आ जाएगा, f ऊपर आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया v से v, तो आपका आंसर क्या आ गया, दोनों टॉपिक्स का आंसर कितना आ गया 1.22 लैम्डा बाय डी टाइम्स एफ। घूम फिर के हमारी कहानी जहां शुरू हुई थी वहीं खत्म हो गई। सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर आपने यहाँ पे इसको डिवाइड बाय एम कैसे कर दिया, कुछ बताया नहीं इसके बारे में, तो है ना, यही डाउट आ रहा है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, दिस इज योर साइज ऑफ इमेज, क्या है बच्चों, साइज ऑफ इमेज, और ये क्या है हमारा मिनिमम डिस्टेंस, जिसको क्या बोलोगे आप लोग,
रिजॉल्विंग लिमिट, क्या बोलोगे बच्चे लोग, बोलो। रिजॉल्विंग लिमिट, इसके दो नाम होते हैं। तो रिजॉल्विंग लिमिट वही होगी ना जो पूरी डिस्टेंस को कितने इमेज निकल आएंगे हमारे पर यूनिट मैग्निफिकेशन में। फिर से सुनो, कितने इमेज निकल आएंगे बच्चों पर यूनिट मैग्निफिकेशन में। अगर बिल्कुल बाउंस मार रहा है तो 1/m से मल्टीप्लाई करते हैं, वो याद कर लो। m को बोलते हैं बच्चों v/u। v/u की जगह डायग्राम चेक करो क्या लिखा है। व्हाट इज u? 12th क्लास। यहाँ पे u किसके बराबर होगा? f के बराबर होगा। वही अपन नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, v/f, वो यहां रख दिया, मेरा आंसर आ गया। अब इसी चीज से मैं आगे बढ़ूंगा और काम करूंगा। d/f लिखा हुआ है। चलो डायग्राम में फिर चलते हैं अपन। d/f को और कुछ चेंज करना है अभी अपन को, सारा काम एंगल में करना होता है। कितने लोगों को टेन थीटा लिखना आता है क्लास में? तो यहाँ पे टेन बीटा लिख के दिखाओ जल्दी से। ये एक ट्रायंगल बनता दिखना चाहिए। ये रहा आपका ट्रायंगल। व्हाट इज परपेंडिकुलर? व्हाट इज बेस? हाँ, तो ये हो जाएगा ना बच्चों 1/2 d/f लिखा हुआ है ये। बोलो हाँ सर लिखा है। 2 को वहां भेज दो तो कितना हो जाएगा, वहीं के वहीं बोलो। 2 tan बीटा इक्वल्स टू d/f। ऐसा क्यों करा मैंने? क्योंकि मुझको d और f में बात ही नहीं करनी, मुझे एंगल्स में बात करनी है कि मेरा माइक्रोस्कोप पे एंगल कितना दिखाई दे रहा है। तो इन प्लेस ऑफ d/f आई एम गोइंग टू यूज 2 tan बीटा। ये पार्ट समझ में आया बच्चे लोग? आते जा रहा हूँ। d/f को 2 tan बीटा कर लो भाई। तो यहाँ पे देखो d/f लिखा हुआ है। इसको ऐसा तो लिख ही सकते हो ना, 1.22 लैम्डा, और f को और नीचे कर लो। तो बताओ मुझे कितनी आई रिजॉल्विंग लिमिट, जल्दी करो। कितनी आई बच्चों रिजॉल्विंग लिमिट? डी मिनिमम, न्यूमेटर में बोलो 1.22 लैम्डा। लैम्डा किसका होगा? वेवलेंथ होगा इंसिडेंट वेव का। d/f की जगह मैं लिख देता हूं 2 tan बीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, बोलो किसका हो गया एक्सप्रेशन? ये हो गया तुम्हारे माइक्रोस्कोप का एक्सप्रेशन। अब इसमें अपन को क्या करना है बच्चों? इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है अपन को अलग अलग फॉर्मेट में। कैसे करेंगे वो बताता हूं मैं। आप ना बच्चों इस लेंस को देखो, है ना, इस माइक्रोस्कोप को देखो, और यहाँ कहीं कोई लेंस लगा हुआ है। यहाँ कहीं पे कोई लेंस लगा हुआ है, ठीक है। इफ आई हैव अ लेंस लाइक दिस, बच्चों ये लेंस है और यहाँ कहीं कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो एंगल बनते हैं ना, ये रहा बीटा आपका। तो अगर बच्चों बीटा बहुत स्मॉल हो जाए, स्मॉल क्यों होता है तो बोलोगे सर बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना। और ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है बच्चों वो माइक्रोमीटर में होता है, और जो माइक्रोस्कोप लैब में जाके देखते हैं वो सेंटीमीटर्स में होती है। तो 1000 गुना से ज्यादा का फर्क है, इसलिए बीटा बहुत स्मॉल आता है। बीटा स्मॉल आता है तो मैथमेटिक्स के बच्चों बोलो, आपको तो पता होगा बच्चों, साइन बीटा को 1 कर लेते हैं, और बोलो टेन बीटा को क्या कर लेते हैं? 1 कर लेते हैं, और कॉस थीटा नहीं, कॉस बीटा को क्या कर लेंगे अपन? क्लोज टू 0। समझ आ रहा है क्या? तो यही वाली कहानी मैं अप्लाई करूंगा अब अपने वाले फॉर्मूले में, जो ये कहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डी मिनिमम लिखा हुआ है ना, कितना आया है बच्चों? 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय 2 tan बीटा। तो आप ऐसा बोल देना, tan बीटा इज क्लोजली इक्वल्स टू साइन बीटा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी मिनिमम इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय, बोलते जाओ, 2 साइन बीटा। ठीक, दिस इज द मोर इक्विवेलेंट और मोर एफिशिएंट फॉर्मूला फॉर रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ टेलीस्कोप। यहां तक का करके दोगे मार्क्स नहीं कटेंगे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ, सॉरी, माइक्रोस्कोप। तो पावर अभी निकाल दूंगा, लिमिट लिखो पहले यहाँ पे आप लोग। ठीक बच्चों, कई बार ऐसा होता है लैब वगैरह में अपन जाएंगे ना, तो जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना उसमें एक लिक्विड भर के रखते हैं वो लोग, है ना। इट इज फिल्ड विथ लिक्विड, जिसका
क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होगा। लिक्विड भरने से फायदा क्या होता है, जो डी मिनिमम होता है ना बच्चों, ये और स्मॉल हो जाता है। कितना हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। मतलब अगर उसको तक देखना है तो और स्मॉल लेवल पर देख सकता है। तो व्हेन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज फील्ड, अगर ऐसा कर देंगे ना तो कुछ नहीं करना है आपको, जो डी मिनिमम होगा ना बच्चों उस पे ऊपर तो 1.22 लैम्डा आएगा ही, नीचे बच्चों एक n आने लग जाता है, तो 2n साइन बीटा बोलते हैं। डिनोमिनेटर की पूरी टर्म को ना न्यूमेरिकल एपर्चर कहते हैं। क्या कहोगे, न्यूमेरिकल अपर्चर। आप बोलोगे कि क्यों सर 10 को साइन में लेकर आए थे और फिर क्यों इतना तामझाम करा, वो इसलिए करा बच्चों कि मुझे न्यूमेरिकल एपर्चर के फॉर्म में आंसर लाना था। तो डी मिनिमम क्या हो गया, तो बोलोगे सर जी 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय न्यूमेरिकल एपर्चर आ रहा है। अब अगर मैं पूरी क्लास से पूछूं बच्चे लोग, व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर, एनीबडी इन द क्लास, तो बोलोगे सर 1 डिवाइड बाय, और रिजॉल्विंग लिमिट होता है। तो जो पीछे आंसर है उसको पलट के बोल दो, कितना हो जाएगा, 2n साइन बीटा इन द न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा, और ये हो गई तुम्हारी पावर किसकी बच्चों, माइक्रोस्कोप की। पावर पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चों लेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया आपने, है ना, तो उससे जो बीटा आ रहा है वो भी मिल जाएगा 2 सेकंड में। देखो बच्चों, जो बीटा आ रहा है वो भी 2 सेकंड में मिल जाएगा। देखो ये रहा तुम्हारा बीटा, जो वेव आएंगी वहां से लैम्डा मिल जाएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट। देखो फॉर्मूला 2 कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट हो जाएगा, आपको बीटा मिल गया, लैम्डा मिल गया, और ये तो कांस्टेंट है। इसलिए बच्चों माइक्रोस्कोप इतना सक्सेस है कि मैग्नीफाई कैसे करेगा, क्या पावर आएगी, वो आगे की क्लास से डिपेंड नहीं करता है कि लेंथ कितनी रखूं, कहाँ माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाई करा रहा हूँ, स्लाइड कहाँ रखी है, इमेज कहाँ रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके साइज ऑफ लेंस पे। उसी से आपका एपर्चर डिसाइड होगा, उसी से एंगल डिसाइड होगा। लैम्डा ऑब्जेक्ट डिसाइड करके देता है, डिफ्लेक्शन होगा ही होगा, यहाँ पे आपको बता दिया है मैंने। और पूरा डायमीटर होता है बच्चों, उसको डी बोलते हैं। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। डी कहीं ना कहीं बीटा पे डिपेंड करता है। तो एग्जाम में आता है तो इतना, ये 3-4 पेज का सॉल्व करना है अपन को, ध्यान रखें, अपन यहाँ शुरू करा है मैंने। ये आपका लेंस होगा, इसके सेंटर बच्चों डी स्लेट की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ कहीं आपके पास स्क्रीन हो जाएगा, स्क्रीन का डी मिनिमम पता होता है कि कितना आना चाहिए। लेफ्ट साइड पे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा रखी मैंने, जिससे मैंने डी बाई एफ निकाला। वो क्यों निकाला, बिकॉज आगे जाके मैं इस्तेमाल कर सकूं, कि अगले पेज पे डी बाई एफ मुझे इस्तेमाल करना था। समझ रहे हो क्या मेरी बात। देखो ना इधर, डी बाई एफ का टर्म मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना था। 1.22 लेमडा बाई डी तो आता ही है, एफ भी आता ही है बच्चों। डी बाई एफ की जगह क्या लगा देना, 2 tan थीटा, फिर अगली क्लास में 2 tan थीटा को 2 sin थीटा कर देना। ठीक। फिर कोई 1 मार्क में अगर रीजनिंग क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी ने ऑयल को रखा माइक्रोस्कोप पे तो क्या होगा, तो ऑयल का मतलब एयर से ज्यादा ही होगा ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो ऑयल न्यूमरेटर में आ रहा है और पावर भी न्यूमरेटर में है, मतलब पावर बच्चों बढ़ जाएगी अगर आपने पूरी माइक्रोस्कोप में क्या करा, उसको ऑयल से भर दिया। तो आपको ये माइक्रोस्कोप को देखोगे ना बच्चों, तो दोनों साइड से बिल्कुल सील्ड पैक होता है वो। एक साइड पे हमारे आईपीस का लेंस होता है, एक साइड पे ऑब्जेक्ट का लेंस होता है, और बीच में बच्चों उसको लिक्विड से भरा हुआ रहता है। मैं बार बार ऑयल बोल देता हूँ। एक ऐसे मीडियम से भरा होता है बच्चों जो उसकी रिफ्लेक्टिव, वो उसकी पावर बढ़ाने का काम करता है। तो ये 1 मार्क में पूछा जा चुका है कि व्हाट वुड हैपन इफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब इज फिल्ड विथ एन ऑयल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n। ठीक है, तो व्हेन ट्यूब इज फिल्ड विथ लिक्विड, तो क्या होगा, n बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाएगी। याद रहेगा बच्चों ये अपन को। ओके।